नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने दिखाया अपना दम, 42 विधायकों के साथ किया वीडियो जारी। उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी में भेज के कई दागे सवाल। शिंदे के शक्ति प्रदर्शन से घबराई शिवसेना, संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, विधायक आकर बात करें, एमवीए छोड़ने को तैयार। कांग्रेस हुई चौकन्नी। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की बड़ी कार्रवाई। केजरीवाल के ऑफिस के उप सचिव और 2 एसडीएम को किया निलंबित। ईडी ने मानी सोनिया गांधी की गुजारिश, कुछ हफ्तों के लिए टाल दी पूछताछ। खराब स्वास्थ्य का दिया था हवाला। महंगाई की मार के बीच पाकिस्तान में आर्थिक संकट। पाकिस्तान ने किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समझौता, चीन से भी मांगी भीख। आज की सबसे पहली खबर एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन की। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को विधायकों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गुवाहाटी से शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन कर अपने 42 विधायकों के दर्शन शिवसेना को दिए। 42 विधायकों के साथ बैठे हुए शिंदे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। साथ ही उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र भेजकर कई सवाल दागे गए हैं, जिसमें एक सवाल यह भी था कि विधायकों के लिए वर्षा के दरवाजे पिछले 2.5 साल से बंद थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनका अपमान किया जाता था। उद्धव ठाकरे इन सारे सवालों का जवाब दें। डॉक्टर साहब, शिंदे ने अपना दम दिखा दिया, उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है? सवालों के जवाब देंगे? उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा। कुर्सी गई, पार्टी भी जाएगी, पार्टी का सिंबल भी जाएगा। डेमोक्रेसी का तकाजा है, जिसके पास संख्या है उसके पास ही सब कुछ है, जिसके पास संख्या नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। 42 का वीडियो उन्होंने दिखाया और खबर यह है कि 4 और ज्वाइन करने वाले हैं शिवसेना के। 2 तो ऐसे जो कल उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बगल में नजर आ रहे थे, अचानक से वो गुवाहाटी के होटल में अवतरित नजर आए। पूछा गया, भाई क्यों आ गए तुम? कल तक तो तुम आदित्य ठाकरे के बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे शिवसैनिक पड़े हुए थे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। हमने जब कंप्लेंट किया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। सवेरे जागा, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो देखा कुछ शिव सैनिक हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो हमने तय कर लिया कि गुवाहाटी जाना ही ज़्यादा बेहतर है, यहाँ का मौसम बढ़िया है, साथ में कामाख्या देवी का दर्शन भी हो जाएगा। तो ये तो संख्या को लेकर के बात अब बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि शिंदे के पास संख्या है, उद्धव ठाकरे के पास भाषण के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब जो सवाल पूछा गया है चिट्ठी लिख करके, वो लाजमी सवाल है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, एनसीपी और कांग्रेसियों के लिए उनका दरवाज़ा तो खुला हुआ रहा, लेकिन जो शिव सैनिक जिनके बदौलत वो चीफ मिनिस्टर बने, जिनके बदौलत शिवसेना राज्यसभा और विधान परिषद में अपने उम्मीदवारों को जितवाती है, उनका ही अनादर हुआ। साथ ही साथ हिंदुत्व के मसले के ऊपर जो सवाल दागे गए हैं इन विधायकों के द्वारा, वो जवाब शिवसेना अब तक नहीं दे पाई है। एंड गेम फॉर उद्धव ठाकरे। उनको आज न कल इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देने में जितनी वो देरी लगाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी फजीयत होगी। जी बिल्कुल। एक तरफ शिंदे ने अपना दम दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि वो यू टर्न लेने के मूड में नहीं हैं, तो वहीं शिवसेना को अब भी ये आस है कि विधायक उनके पास लौट आएंगे। इसीलिए बार बार ये बात उठाई जा रही है कि विधायक मुंबई लौट आएं, उद्धव ठाकरे से बात करें। लेकिन आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कान भी खड़े हो गए कि अगर बागी विधायक चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि एनसीपी कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने को तैयार हैं। तो वहीं भाजपा ने भी सरकार बनाने का ऑफर दे दिया है। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? ये सब मेल मिलाप अब हो पाएगा? दोनों तरफ से शिंदे को ऑफर मिल रहे हैं। मैं तो देख रहा था, ये उखाड़ दिया एडिटर जो टेलीविजन चैनल के सामने आकर के लंबी लंबी डींगे हाँका करते थे, अभी
इनके मुंह से मेमने की तरह आवाज़ निकल रही है। वो कह रहे हैं वापस आ जाओ, अगर आप लोग चाहते हो कि अघाड़ी से हम रिश्ता तोड़ लें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। भाई ये अकल 4 दिन पहले क्यों नहीं आया? जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो शिवसेना के विधायकों के साथ मीटिंग कहाँ कर रहे हो? शरद पवार के घर पे शरद पवार की मीटिंग हुई, उन्होंने कह दिया इंटरनल मसला है, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। शिवसेना जाने, उद्धव ठाकरे जाने, मतलब चारों तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी मीटिंग कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है वेट एंड वॉच। हमने तो शिवसेना के साथ अलायंस किया था बीजेपी को दूर रखने के लिए, अंदर विद्रोह हो गया है, वो जाने अपना काम जाने जी। दिक्कत क्या है कि आपने पहले डांटा, धमकी दी, कई तरह की चीज़ें की गई, आपने डेडलाइन दिया कि कल 5 बजे तक अगर नहीं आए तो सबके मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, पता नहीं क्या क्या बातें की। और आज यूटर्न लेते हुए कि चलो भाई आपकी ही बात मान लेते हैं। लेकिन जो लोग गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो उतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो जानते हैं कि उनको बड़गलाया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, कल यही अपनी बात से पलट जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिंदे के गैंग की तरफ से ये कहा गया कि अच्छी बात है कि एमवीए से आप रिश्ता तोड़ने को तैयार हो तो इस्तीफा दे दो, तोड़ लो रिश्ता, उसके बाद फिर हम बातचीत करने के लिए मुंबई आ जाएंगे। झगड़ा तो बस इतना ही है। शिंदे क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि ये अलायंस बनाकर शिवसेना कमज़ोर हो रही है और एनसीपी और कांग्रेस वाले सारे मलाई चाट रहे हैं। तो बात बहुत ही सिंपल है। एकनाथ शिंदे ही इज़ नॉट गोइंग टू बच डाउन, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को भी मालूम है कि उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता, उनकी सरकार जाने वाली है। इसलिए उन्होंने पहले मुख्यमंत्री निवास को छोड़ा, फिर ऑफिस तो वो पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन आज जो खबर आई है कि तमाम अधिकारियों को, सेक्रेटरीज़ को उन्होंने धन्यवाद वाली मीटिंग भी कर दी, उन लोगों को धन्यवाद भी दिया कि आपके साथ 2.5 साल हमने काम किया, बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिला, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस एमवीए इज़ डेड, ख़त्म। बस अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे और ये अघाड़ी इतिहास बन जाएगी। जी बिल्कुल, शिवसेना में मची भगदड़ तो शांत हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल की सरकार का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। अपनी पार्टी को ईमानदार पार्टी बताने वाले केजरीवाल के ऑफिस में ही भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिस पर उपराज्यपाल ने कड़ा प्रहार किया। केजरीवाल के कार्यालय में तैनात उप सचिव और 2 एसडीएम को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित करने का आदेश दिया गया। एलजी सक्सेना की इस कार्रवाई से अरविंद केजरीवाल बहुत बौखला गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सरकार में ईमानदारी सुनिश्चित करने की कोशिश भी है। तो वहीं उनकी एनडीएमसी की सदस्यता भी जाती दिख रही है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल उपराज्यपाल की कार्रवाई से इतना बौखला क्यों गए हैं और ये सदस्यता का क्या? देखिए, ये जो दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है ना, और दुनिया के सबसे ईमानदार नेता हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल, उनके ही कार्यालय में एक अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? आप तो कहते हो कि यूएन की तरफ से सर्टिफिकेट आ गया है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म। यही पंजाब में कह रहा था ना ये, कि दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जी। तुम्हारे नाक के नीचे बैठा हुआ है भ्रष्ट अधिकारी, सस्पेंड कर दिया गया। तो केजरीवाल को बताना चाहिए कि तुमने उसके फाइल को देखा कि नहीं। सत्येंद्र जैन के फाइल को तो तुमने देख लिया था, क्लीन चिट भी दे दी थी। ये बात और है कि पूछताछ में उसकी याददाश्त चली गई कोरोना की वजह से। लेकिन ये जो घूसखोर लोगों को तुमने पाल रखे हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है तो ये सरकार उसमें हिस्सेदार होती है। बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, मुंह में दही जमी हुई है।
आप क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते? कारण क्या है? ये केजरीवाल काम वाम करता नहीं है जी। मुख्यमंत्री बनकर के काम करने का जो उसका तरीका है, जो अंदाज है, जो उसको अंडरस्टैंडिंग है कि मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, तो मुख्यमंत्री का काम केजरीवाल के लिए बस एक ही है कि सवेरे सवेरे मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठ जाना, मेकअप कराना और एक एड फिल्म को शूट कराना। जी। यही करते करते वो 2-3 बज जाता है रोज़। ये रोज़ का ड्रामा यही है। और अगर नहीं है तो फिर वो कहीं बाहर दूसरे राज्य में वहाँ पे चुनावी सम्मेलन में, भाषण में, इलेक्शन कैंपेन में, यही इसका 2 काम है। जी। और इसीलिए एनडीएमसी जो एक अलग बॉडी है उसमें मेंबर होता है हिंदू दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी, और उसके कानून के मुताबिक 4 बार अगर आप लगातार उस मीटिंग में नहीं जाते हैं तो आपकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाएगी। मान लिया जाएगा नॉन सीरियस आदमी है। तो भाई ये नॉन सीरियस आदमी तो शुरू से है। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई इनकम टैक्स में अधिकारी थे, ये थे, वो थे। मैं तो पूछता हूँ कि भाई एक काम बता दो, एक केस बता दो जो तुमने सॉल्व किए हो, एक रेड, एक भ्रष्टाचारी को तुमने पकड़ा हो। तुम्हारा इतिहास है कि तुमने कभी भी आज तक किसी भ्रष्टाचारी को कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और इसलिए नाक के नीचे जो भ्रष्ट अधिकारियों का जो पूरा जमावड़ा है दिल्ली सरकार के अंदर, उसको ये प्रोत्साहित करता है। और इसलिए ये बिलबिला के घूम रहे हैं कि वो तो अभी मसला महाराष्ट्र का चल रहा है, अदरवाइज़ आज टेलीविज़न पे ये मसला हाईलाइट होता तो ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचते। जी बिल्कुल। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल तो खुल गई है, साथ ही गांधी परिवार के भ्रष्टाचार पर ईडी की नजर पड़ चुकी है। राहुल गांधी से पूछताछ के बाद सोनिया गांधी का नंबर था ईडी के सामने जाने का, लेकिन सोनिया गांधी ने ईडी को चिट्ठी लिखी और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ हफ्तों का वक्त मांग लिया, जिसे ईडी ने मंजूर भी कर लिया। अगली पूछताछ कुछ हफ्तों के बाद होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर खराब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी ने फिर कुछ हफ्तों के लिए अपना मोहलत मांगी और वक्त को आगे बढ़ा दिया। वजह क्या है बार बार ऐसा करने की? देखिए, वो बार बार टालने की कोशिश कर रही। वो हॉस्पिटल में थी, ठीक है, स्वस्थ हो गई तभी हॉस्पिटल से वो बाहर आई। मीटिंग्स हो रही हैं, लीगल टीम के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कांग्रेस को चला रही हैं आप, लेकिन ईडी के सवालों को जवाब देने के लिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है। वाह! 2 बातें। पहली बात ये कि ईडी ने 4 सप्ताह का उन्हें मोहलत दिया है जी। क्योंकि ये मांग हुई कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगी तब तक मुझे रिलीफ दिया जाए, तो 4 सप्ताह का रिलीफ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ईडी के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करती। जी। अगर दखलंदाजी करती होती तो अमित शाह इनको मोहलत नहीं देते, बोले जैसे वो आ जाओ पहले, और नहीं तो फिर गिरफ्तारी होगी, फिर जेल के अंदर ही हॉस्पिटल में इलाज चलता। खैर, ये अलग कहानी हुई। दूसरी चीज़, सोनिया गांधी ने बीमारी के नाम पे जो मोहलत मांगी है उसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने ये प्लान कर रखा था कि वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जो फिजल आउट हो गया। दिल्ली में लोग नहीं आए, जनता का समर्थन नहीं मिला, कार्यकर्ता आए, कुछ को पैसे दे करके बुलाया गया, कुछ लोगों को नेताओं के जरिए बुलाया गया। 23 तारीख मतलब आज के दिन तमाम राज्यों से विधायकों को दिल्ली बुलाया गया था कि सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, तो सारे लोग दिल्ली में होंगे, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का बवंडर खड़ा करेंगे, ये कहेंगे कि भाई वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मोदी जो है वो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइज ढंग से ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जो आंदोलन हुआ वो 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे वो शिथिल पड़ता चला गया। 5वें दिन तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग था, और इसीलिए सोनिया गांधी को लगा कि अगर मुझसे पूछताछ हो और जनता सामने ना आए, वो नैरेटिव क्रिएट ना हो पाए कि देखिए त्याग की देवी के ऊपर जो है मोदी सरकार अपना दुश्मनी निकाल रही है, इसलिए पूछताछ की जा रही है, तो उसके लिए तो जनता को उतरना पड़ेगा मैदान में। वो आप करने के कैपेसिटी में नहीं थे, इसलिए आपने इसे टाल दिया है। सोनिया गांधी को लग रहा है कि 1 महीने में वो कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी को के मोराल को
थोड़ा अपलिफ्ट करेंगी, ताकि जब उनसे पूछताछ की जाए तो भारी संख्या में देश भर में आंदोलन हो। ये होता दिख नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस पार्टी की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। जी बिल्कुल। आखिरी खबर पाकिस्तान पर। महंगाई की मार झेल रहा, नकदी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ एक समझौता किया है, जिससे उसका रुका हुआ 6 अरब डॉलर का सहायता पैकेज बहाल हो जाएगा और कई रास्ते भी खुल जाएंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं रहा है। चीन के सामने भीख मांगते हुए पाकिस्तान ने चीन के साथ लोन को लेकर 2.3 अरब डॉलर का समझौता किया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान दलदल में फंसता चला जा रहा है। देखिए, डेट ट्रैप में तो ऑलरेडी पाकिस्तान है। ये ज़्यादातर पैसे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उनको कुछ एजेंसीज को जहाँ से आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट को पे करना है, कुछ को वापस करना है जी। इसलिए पाकिस्तान को फिलहाल नॉर्मल तरीके से देश को चलाने के लिए 12 से 14 अरब डॉलर की ज़रूरत है। अब IMF नहीं दे रहा था, क्योंकि IMF जब लोन देता है, पैसे देता है, जब उसका करार होता है तो उसके साथ साथ वो कई सारी शर्तों को भी लागू करता है। इमरान खान ने 2 अरब डॉलर लिए थे, तो उनकी शर्तों के कारण क्या हुआ, वहाँ पेट्रोल, गैस, डीजल, केरोसिन, बिजली, इसकी कीमतों में बढ़ाना पड़ा जी। और इसलिए 255 रुपये प्रति लीटर वहाँ पेट्रोल है, और केरोसिन ऑयल जो स्टोव में बना, जहाँ गैस नहीं है, स्टोव में जिसका इस्तेमाल होता है, गरीब परिवार जो करता है, वो 211 रुपये प्रति लीटर वहाँ बिक रहा है। अब आपने फिर से लोन लिया तो इस लोन के साथ कई सारे शर्तें साथ में आई होंगी। पहली शर्त यह है कि IMF के गाइडलाइंस के मुताबिक ये जो शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो बजट तैयार करेगी। तो क्या हुआ, आपने अपनी सॉवरेंटी को ही नीलाम कर दिया। अपनी सॉवरेंटी, भाई देश कोई इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, बजट क्या होगा, वो IMF तय नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं करेगी, लेकिन ये शर्त है तो करना पड़ेगा। दूसरा, अभी जो कीमत है 255 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, उसमें IMF ने कहा है कि 30 रुपये और बढ़ाओ, मतलब 280 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ जो पाकिस्तानी रुपी है उसको भी डीवैल्यू करना पड़ेगा। 180 रुपये के आसपास पड़ रहा है एक डॉलर, वो 230 के आसपास चला जाएगा, ये वहाँ के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। मतलब आप आर्मी को पालने के लिए, सरकार को चलाने के लिए ये तमाम बोझ पाकिस्तान की गरीब जनता के ऊपर लाद रहे हो, और वहाँ भुट्टो साहब के जो बेटे साहबजादे हैं, जो विदेश मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अभी तो इमरान खान ने सब कुछ करके बिगाड़ के गया है, अब इसको ठीक करने में टाइम लगेगा, 1-2 साल ऐसे ही काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस ट्रैप से बाहर नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ज़्यादातर पैसा वो वहाँ की आर्मी खा जाती है, इसलिए वहाँ न विकास हो सकता, न शिक्षा मुहैया कराई जा सकती, न हेल्थ सिस्टम सुधर सकता। वहाँ ये सारे पैसे कहाँ 1 साल के अंदर में गायब हो जाएंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। इसलिए पाकिस्तान की जो स्थिति है, जैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर जगह ये गालियाँ खाता हुआ चलता है, इकोनॉमिक फ्रंट पे सरकार किसी की भी हो, पाकिस्तान की जनता उनके लिए सिर्फ बद्दुआएं ही देती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।